बॉलीवुड तहस नहस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है यारो, आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो भाई साहब आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। तो बेटर है घंटी दबा दो, चैनल फॉलो कर लो यार। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस हफ्ते इंग्लिश की बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन की बहुत बड़ी ऑडियंस है इंडिया में, और इस फिल्म को टक्कर दी है कॉकरोच जैसे लुक्खे एक्टर की फिल्म जिसका नाम है तेरा भाई लुक्खा है। आप खुद ही मुझे बताइए, जबकि स्पाइडरमैन को बड़े बड़े स्टार भी टक्कर देने की हिम्मत नहीं रखते, बॉलीवुड की कोई बड़ी फिल्म स्पाइडरमैन के सामने रिलीज नहीं हो रही है, उसके सामने रिलीज की लुक्खे कॉकरोच ने अपनी फिल्म। और हुआ क्या भाई साहब, वही जो मैंने कहा था। जिस थिएटर पर भी ये फिल्म लगी है वहां बहुत ज्यादा पब्लिक आ गई, मारा मारी हो गई, पुलिस को बुलाना पड़ा, लाठी चार्ज हुआ, तब तो जाके पब्लिक कंट्रोल में आई। पब्लिक कह रही थी कि अगर हमने कॉकरोच की फिल्म नहीं देखी तो हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है, हमारा मर जाना ही बेहतर है। वो कॉकरोच जिस लुक्खे को हम जानते ही नहीं है कि वो है कौन। इस हफ्ते की दोनों ही फिल्में थर्सडे को रिलीज हो गई थी, तो थर्सडे के शाम तक के सभी शोज कैंसिल हो गए थे कॉकरोच की फिल्म के। शाम में कुछ लोग इस फिल्म को देखने गए, मुझे तो लगता है कि वो टिकट्स भी प्रोड्यूसर ने खुद ही खरीदे हैं। लेकिन इस फिल्म का पहले दिन का नेट बिजनेस हुआ है 15 लाख रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि जो निर्माता है उसका शेयर बनेगा 7 लाख रुपए। पहले दिन के बिजनेस से पता चल गया है कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा मैक्सिमम 1 CR। 1 CR का मतलब यह है कि जो इस फिल्म का निर्माता है उसको शेयर मिलेगा 40 लाख का। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म पे लंदन के निर्माता ने उड़ाए हैं तकरीबन 20 करोड़ रुपए, यानी कि यह फिल्म 2026 की बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक है। आज फ्राइडे को इस फिल्म का एक इवेंट रखा गया था इंदौर में, लेकिन इस फिल्म ने ओपनिंग ही इतनी खराब ली कि जो कॉकरोच है वो बेचारा कोमा में चला गया, उसको बुखार आ गया वो बीमार हो गया। तो उसने वीडियो रिलीज किया और कहा कि मैं इंदौर नहीं आ सकता, मेरी हिम्मत नहीं है। Hello Indore, I'm so sorry I won't be able to make it on 31st July. My fever is not going down and I'm trying my best and I would miss this. I love to. एक्चुअली पहले दिन का बिजनेस देखकर कॉकरोच को बीमार तो होना ही था। वो कॉकरोच जो अपने आप को आने वाले वक्त का शाहरुख खान समझ रहा है, वही नहीं बल्कि कॉकरोच की दोस्त शहनाज ने भी यही कहा कि ये लड़का आने वाले वक्त का सुपरस्टार है, शाहरुख खान जैसा। वो मुझे प्रोटेक्ट भी करता है, समझाता भी है बहुत कुछ, और ही इज द वन जिसने मुझे एक्टिंग लाइन में सबसे ज्यादा फोर्स किया। He's truly extraordinary actor as well. वो देखना, मैं बोल रही हूँ आपको, वो शाहरुख खान बनेगा वो लड़का। बताइए जी, शहनाज के हिसाब से ये कॉकरोच आने वाले वक्त का शाहरुख खान है। नहीं रहना इस गोले पे, उठा ले ऊपर वाले, उठा ले। ऐसे लुक्खों की बातें सुननी ही नहीं है मुझे, मेरी हिम्मत ही नहीं है। मतलब क्या हो रहा है भाई? अरे मैडम जी, अरे मैडम जी, वो जो शाहरुख खान के नीचे 2 लटके हुए हैं ना, ये वो भी नहीं बन सकता। शाहरुख खान तो बहुत दूर की बात है। और मैडम जी, आपने इस कॉकरोच में क्या देख लिया जिससे आपको ये लगा कि ये तो आने वाले वक्त का शाहरुख खान है? आपको खुद को एक्टिंग का ए नहीं आता, बॉलीवुड के बारे में बी भी आप नहीं जानती, लेकिन आपको यह पता है कि कॉकरोच आने वाले वक्त का सुपरस्टार है। मतलब कुछ भी फेंक रही हो। उस लुक्खे कॉकरोच को बोलना कि आईने के सामने खड़ा हो और एक बार खुद को देख ले, उसको पता चल जाएगा कि वो आने वाले वक्त का एक छोटा मोटा लुक्खा सुपर फ्लॉप एक्टर भी नहीं है, सुपरस्टार बनना तो बहुत दूर की बात है। तो महाफ्लॉप ड्रामा एक्ट्रेस, कुछ भी कहने से पहले कुछ सोच लिया करो, फालतू का ड्रामा ना किया करो, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो खौफ खाओ। आज की तारीख में जिसको देखो बिग बॉस जैसा शो बना रहा है। एक अमेज़न का कोई शो चल रहा है, एक नेटफ्लिक्स का कोई शो चल रहा है, बिग बॉस भी आने वाला है, और किसी और चैनल पे एक और ऐसा ही शो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। यानी कि जितने भी टीवी चैनल्स है, पोर्टल्स है, उनको समझ में आ रहा है कि टीआरपी सिर्फ इन्हीं शोज में है, बाकी कहीं आज के वक्त में टीआरपी नहीं है। तो एक शो चल रहा है, उसमें गौहर खान का पति दरबार भी है और एक्स बॉयफ्रेंड टंडन भी है। जब से ये शो चल रहा है तब से दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन अब 1-2 दिन पहले ये दोनों दोस्त बन गए, दोनों ने एक दूसरे की पप्पी ले ली। और भाई साहब, ये देख करके गौहर खान फूली नहीं समाई। गौहर खान इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, जिसकी
जिसकी कोई इंतहा नहीं है। So to the whole world, media and everybody, when Alliance started, everybody's like, oh my God, Zaid Darbar and Kushal Tandon are going to be on one show and there's going to be like crazy hate for each other and it's going to be like, oh my God, oh, एक इंसान का पास्ट और एक इंसान का फॉरएवर कैसे एक शो में हो सकता है? ओह गॉड, दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। ग्रेट कास्टिंग अलायंस बाय द वे। बट आज की पप्पी गौहर खान ने एक वीडियो रिलीज किया और कहा कि पूरी दुनिया जानना चाह रही थी कि मेरा पति और मेरा एक्स घर के अंदर क्या करेंगे। पूरी दुनिया, साला क्या क्या देखना पड़ेगा एक के जीवन में। ऊपर वाले ने किस गोले पे भेज दिया मुझे, जहां गौहर खान जैसे लोग भी रहते हैं। मैडम जी, आपकी गली का कुत्ता नहीं जानता कि आप कौन हो और आपका पति कौन है। आपका पड़ोसी नहीं जानता कि आपका एक्स बॉयफ्रेंड कौन है, और आप कह रही हो कि पूरी दुनिया जानना चाह रही थी कि घर के अंदर आपका पति और एक्स एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे। मतलब कुछ भी फेंक रही हो जो आपकी मर्जी आ रहा है। अरे मैडम जी, कुछ भी कहने से पहले थोड़ा तो सोच लीजिए, थोड़ा तो खौफ खाइए। ऊपर वाले का निजाम देखिए कि आपका पति भी महाफ्लॉप, एक नंबर का लुक्खा, और आपका एक्स बॉयफ्रेंड भी एक नंबर का लुक्खा, एक नंबर का महाफ्लॉप, और ऊपर से कमाल यह है कि आप उन दोनों से भी बड़ी फ्लॉप। तो आपके बारे में आपका पड़ोसी नहीं जानना चाहता, आपको लग रहा है कि पूरी दुनिया जानना चाहती है आपके बारे में, आपके पति के बारे में, आपके एक्स के बारे में। ना करो ये ड्रामा, ऐसा ना करो, थोड़ा तो खौफ खाओ। पिछले साल एक फिल्म आई थी सैयारा, जिसकी हीरोइन थी अनीत पादा। ये एकदम रोबोट की तरह चलती है, रोबोट की तरह हंसती है, रोबोट की तरह बिहेव करती है। जब मैंने इस फिल्म को देखा था, मैंने उसी वक्त कहा था कि ये लड़की जिंदगी में कभी स्टार नहीं बन सकती, क्योंकि इस लड़की में स्टार बनने का एक भी गुण नहीं है, एक भी। लेकिन जो बॉलीवुड के फोटोग्राफर्स हैं आजकल, उनके लिए हर कोई सुपरस्टार है। तो ये लड़की कहीं से आ रही थी एयरपोर्ट में, और वहां पर फोटोग्राफर्स भी पहुंच गए थे। पीछे से एक फोटोग्राफर कह रहा है अनीत को देखकर कि देखो ये आ तो रही है लेकिन ड्रामा करेगी, इधर उधर भागेगी, ये सही से शूट नहीं कराएगी। नाटक करेगी, इधर उधर से भागेगी। भाई अनीत, मैम थोड़ा स्लो। अनित जी, नहीं यहाँ पे, ये वहाँ पे पानी है, वहाँ पे गिला है। मैम गिर जाएगा मैम, अनित जी गिर जाएंगे हम लोग यहाँ। और भाई साहब, वही किया अनीत ने जो पीछे फोटोग्राफर कह रहा था। अनीत ने फुल ड्रामा किया और अनीत ने फोटोग्राफर्स को सही से शूट करने ही नहीं दिया। लेकिन जो बिहेवियर अनीत का था उससे बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अनीत ने इन फोटोग्राफर्स को एयरपोर्ट पर नहीं बुलाया था, अनीत ने इनको पैसे नहीं दिए थे, जैसे कि बहुत सारे सेलेब्स फोटोग्राफर्स को पैसे देकर एयरपोर्ट पर बुलाते हैं। और उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि अनीत को यह लगता है कि उसकी जो पिछली फिल्म थी वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, तो वो बहुत बड़ी सुपर एक्ट्रेस बन चुकी है, और जो उसकी आने वाली फिल्म है वो भी ब्लॉकबस्टर ही होनी है। ये अलग बात है कि जो आने वाली फिल्म है मैडम की, उसको कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा, उसका डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। बॉलीवुड में एक छोटी मोटी भूली बिसरी एक्ट्रेस है जिसका नाम है ऋचा चड्ढा। मैं ऐसे लोगों के बारे में ना ही जानना चाहता, ना ही ऐसे लोगों के बारे में मैं अपने वीडियो में बात करता, लेकिन कमाल यह है कि पूरे हिंदुस्तान का मीडिया ऋचा के बारे में बात कर रहा है। और उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि ऋचा ने कहा है कि जो सीनियर सिटीजन हैं जरूरी नहीं कि उनका रेस्पेक्ट ही किया जाए। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे जानना नहीं है कि ऋचा ने यह क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, क्योंकि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि ऋचा क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि जो हमारा मीडिया है वो इतना गया गुजरा कैसे हो गया कि उसको ऋचा चड्ढा जैसी फ्लॉप एक्ट्रेस के बारे में भी बात करनी पड़ रही है। उनको टीआरपी के लिए ऋचा के बारे में कंट्रोवर्सी करनी पड़ रही है, ऋचा की स्टोरी दिखानी पड़ रही है। अरे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो अपना स्टैंडर्ड रखो यार। देश में एक न्यूज पोर्टल है 4 PM न्यूज नेटवर्क। यह न्यूज पोर्टल आज की तारीख में टॉप 3 में आता है इंडिया में। इसके ओनर है संजय शर्मा जी। उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है और डायरेक्ट भी उस फिल्म को खुद ही किया है। उस फिल्म का नाम है सहिया, और इस फिल्म में नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम को दिखाया गया है। फिल्म कंप्लीट है, रिलीज होने के लिए तैयार है, और संजय शर्मा जी इस फिल्म को जल्दी ही रिलीज करना चाहते हैं। संजय ने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भेजा। सेंसर बोर्ड वालों ने इस फिल्म को देखकर कहा कि भाई इस फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता, जबकि ये
फिल्म बिल्कुल साफ सुथरी फिल्म है, इसमें कोई किस नहीं है, कोई नंगा सीन नहीं है, कोई भी ऐसा सीन नहीं है जिसको फैमिली साथ में बैठकर नहीं देख सकती। तो अब आप पूछेंगे कि फिर सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? सेंसर बोर्ड का ऐसा कहना है कि इस फिल्म में नक्सलाइट्स की वाहवाही की गई है, जबकि जो इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं संजय जी, उनका कहना यह है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने अपनी फिल्म में नक्सलाइट्स की वाहवाही नहीं की है। तो अब सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया है। वो लोग इस फिल्म को देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि इस फिल्म में से कुछ काटा जाना चाहिए या इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। अगर सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिव्यू कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी इस फिल्म को इतनी आसानी से सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि संजय शर्मा जी की लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। मुबारक हो संजय भाई आपको। आप सभी जानते हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था कॉकरोच जनता पार्टी का। इस पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन है जिसका नाम है सौरव दास। आप सभी जानते हैं कि जंतर मंतर पर कुछ लड़कियों ने ऐसा कुछ कहा था जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं उनको बुरा लग रहा है। तो कंगना ने धरना देने वाले स्टूडेंट्स को रिप्लाई किया है और खासकर सौरव को टारगेट किया है। जब एक पत्रकार ने सौरव से पूछा कि भाई साहब आपको खास करके कंगना इतना टारगेट क्यों कर रही है, इसकी वजह क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन कंगना जब देखो तब आपके ही बारे में बात क्यों कर रही है? I may look a little bit like a young Hrithik Roshan. Is that true, Barkha? I Oh don't know. gosh. Oh gosh. Okay, now we are getting into really personal. This is what my friends told me. You know, after all. तो सौरव ने कहा कि उसकी वजह यह है कि मैं ठीक वैसा ही दिखता हूं जैसा कि यंग ऋतिक रोशन दिखा करता था, और बस यही वजह है कि कंगना मेरे पीछे पड़ी है, कंगना मुझे नफरत करती है, कंगना मुझे भर भर कर गालियां दे रही है। एक्चुअली कंगना ऋतिक का बदला मुझसे ले रही है। क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में। ओ सौरव भाई कुछ तो कंट्रोल कर यार। थोड़ा तो कंट्रोल रख भाई, थोड़ी तो मर्यादा रख भाई। क्या क्या याद दिला रहा है, ना कर ऐसा मेरे भाई। अब ये मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि जो सौरव कह रहा है वो सच है या झूठ है। कंगना वाकई सौरव को इसीलिए टारगेट कर रही है क्या कि वो ऋतिक जैसा दिखता है? लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है कि सौरव कुछ वैसा ही दिखता है जैसे कि यंग एज में ऋतिक दिखा करता था। बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं वो घर से ही सीखते हैं, घर वालों से ही सीखते हैं। और आपको तो पता ही है कि कुल्फी जावेद क्या क्या किया करती है, जहां देखो वहां नंगी घूमती रहती है। तो जो उसकी बाकी बहनें हैं वो क्या सीखती? उन्होंने भी वही सीखा जो कुल्फी जावेद किया करती है। तो कुल्फी जावेद तो मीडिया के सामने तकरीबन नंगी होकर आई ही, लेकिन उसकी बहन भी उसी हालत में आई। जरा देखिए। देख लिया भाई साहब आपने। तो कुल्फी जो खुद करती है बहनों को भी वही सिखा रही है। कुल्फी जावेद ने जो कुछ भी जिंदगी में आगे करना है बहनों ने भी वही करना है, क्योंकि बहन तो कुल्फी से ही सीख रही है ना भाई साहब। सही है भाई, आप लड़कियां बिल्कुल सही कर रही हो। एक बहुत पुराने जमाने का एक्टर है सुदेश बेरी, भूला बिसरा है, फ्लॉप है बेचारे को। बहुत लोग तो आज की तारीख में जानते भी नहीं हैं। तो अब सुदेश ने अपने एक इंटरव्यू में बहुत ही कमाल की बात कही है। सुदेश ने कहा है कि मैं मोदी जी के पैर धोकर वो पानी पीना चाहता हूं। मुझे मोदी जी के पैर धो के पीना, तो अगर आप मुझे मिला दें मोदी जी से, मैं तो मिला नहीं, मैं जानता नहीं उनको, खाली मैं जैसे हम ईश्वर को देखा नहीं हमने, तो उसकी पूजा करते हैं, तो मैं भी उतनी ही इज्जत मोदी जी करता हूँ, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात। सुदेश ने कहा कि वो कभी मोदी जी से नहीं मिला, और अगर उसको कोई मोदी जी से मिला देगा तो बहुत बड़ी बात होगी। जिस तरह से सुदेश भगवान से नहीं मिला और भगवान की पूजा करता है, ठीक उसी तरह सुदेश मोदी जी से भी नहीं मिला और उसी तरह मोदी जी की भी पूजा करता है जैसे भगवान की पूजा करते हैं। देखो, कोई भी धर्म अच्छा बुरा नहीं है। जो धर्म है वो आपका फेथ है, आपको जिस धर्म में फेथ है उसको आप मानते हो। तो अगर सुदेश बेरी जी का फेथ है मोदी जी में और सुदेश मोदी जी को भगवान मानते हैं तो फिर ठीक है, ये उनकी निजी राय है, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स पढ़ने की जिद करते हैं, इसीलिए पढ़ रहा हूं। राजेश ककवानी का कहना है, हेलो डियर सर जी,
प्लीज प्लीज टेक माई नेम RK. आई फॉलो यू सिंस लास्ट मैनी ईयर सर जी. थैंक यू भाई साहब. सूरज SK का कहना है ग्रेट एपिसोड, कसम से मजा आ गया सर जी. थैंक यू भाई साहब. अब्दुल अहद का कहना है भाई मैं पाकिस्तान से हूं, स्टिल मैं देखता हूं आपके सभी वीडियोस, वेरी एंटरटेनिंग. थैंक यू भाई साहब. शारिक का कहना है भाई आपके वीडियोस 2016 से देख रहा हूं, बहुत पसंद आते हैं आपके वीडियोस, बिग फैन. थैंक यू. दीपेन सोलंकी का कहना है KRK भाई आपका वीडियो सुन के मजा आ जाता है, कीप डूइंग ए ग्रेट जॉब, यू मेक माई डे. थैंक यू भाई साहब. कैलाश मलिक का कहना है सर आपका रुमाल हमको बॉबी फिल्म की याद दिला देता है, अच्छा लगता है ये रुमाल आप पर. थैंक यू भाई साहब. ये अकाउंट का नाम ही उत्तराखंड है. इनका कहना है KRK भाई आज के कपड़े तो कमाल थे. थैंक यू भाई साहब. संजीव दुबे का कहना है आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सर, आपका वीडियो आने से पहले दिल से जोर जोर की आवाज आती है, लव यू सर जी. थैंक यू वेरी मच भाई साहब. फैंटासी वर्ल्ड का कहना है आपका वीडियो देख के सुकून मिलता है सर जी, द लीजेंड KRK बाय मुकेश चौधरी. थैंक यू भाई साहब. महराज का कहना है सर क्या आप सुशांत सिंह राजपूत को भूल गए? बिल्कुल नहीं भूला हूं भाई, वो हमेशा याद रहेगा, जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक उसे याद करते रहेंगे. नीतीश का कहना है बॉलीवुड मूवी से भी बढ़िया होती है तुम्हारी वीडियो KRK भाई, कसम से नींद मजेदार आती है देखने के बाद. बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब. शगुफ्ता अली एक पुराने जमाने की एक्ट्रेस है जो गोविंदा की कई फिल्मों में काम कर चुकी है. अब शगुफ्ता ने गोविंदा की पत्नी सुनीता को सपोर्ट किया है. शगुफ्ता का कहना है कि मैं गारंटी से कह सकती हूं कि गोविंदा और करिश्मा कपूर का चक्कर था, बल्कि गोविंदा का और भी कई एक्ट्रेस के साथ चक्कर था, लेकिन इसके बावजूद भी सुनीता ने कभी कोई सीन नहीं बनाया. सुनीता कभी भी शूटिंग पर नहीं आई. हाँ, कभी अगर ओवरसीज में शूटिंग होती थी तो वो अपने बच्चों के साथ आ जाया करती थी. शगुफ्ता अली का कहना है कि सुनीता को अच्छी तरह पता था कि गोविंदा का चक्कर कहां कहां है, इसके बावजूद भी सुनीता ने सब कुछ बर्दाश्त किया और गोविंदा को कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया. ये एक बहुत बड़ी बात थी. देखिए, जो शगुफ्ता जी कह रही है वो तो बिल्कुल सच है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई एक्टर है तो उसकी पत्नी को बिल्कुल भी ऐतराज नहीं होना चाहिए. उसकी पत्नी को पहले से ही पता होना चाहिए कि भाई जो एक्टर है उसके 5-10 अफेयर तो जरूर रहेंगे. तो अगर किसी लड़की ने एक एक्टर से शादी की है तो फिर उसको ये सब तो झेलना ही होगा. जंतर मंतर के धरना से जो स्टूडेंट्स ने वीडियो रिलीज किए उनमें कुछ ऐसी बातें थी जिनको देखकर कंगना बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा गुस्से में है. कंगना ने जेन जी को गटर जनरेशन बताया है. कंगना का कहना है कि ये जो यंग लड़कियां हैं ये एक नंबर की करप्ट हैं, ये शराब पीती है है और मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स रखती है. अब अगर किसी और एक्ट्रेस ने देश की यंग लड़कियों के बारे में ऐसा कुछ कहा होता तो शायद मैं चुप ही रहता, लेकिन कंगना दीदी ऐसी बात कह रही है, ये कुछ हजम नहीं हो रही है, क्योंकि कंगना दीदी खुद ही अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें मीडिया में कह चुकी हैं, शायद वो उनको भूल गई. कंगना दीदी ये खुद ही कह चुकी है कि एक वक्त में वो एडिक्ट थी. कंगना दीदी ये खुद ही कह चुकी है कि एक वक्त में उसके मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स थे और वो कुछ बहुत ही गलत लोगों के चक्कर में फंस गई थी. कंगना दीदी ये खुद ही कह चुकी है कि किसी भी फिल्म में किसी हीरोइन को रोल नहीं मिलता बिना किसी के साथ सोए. दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी. मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं हाथ उठाऊं के तारे तोड़ ले आऊंगी. मेरी माँ कहती है कि एक बार तुम मेरे बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगता था जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो. ये सच है, मुझे ऐसा लगता था. और ऐसा ही हुआ. जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी. मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी. ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर थी अभी. सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूं. आप सभी जानते हैं कि कंगना दीदी ने चिल्ला चिल्ला कर ऋतिक के बारे में क्या कहा कि मुझे धोखा दे दिया है, मेरे साथ ये किया है, वो किया है, मुझे मिसयूज किया है. और ऐसा नहीं कि कंगना ने सिर्फ ऋतिक के बारे में कहा हो, अजय देवगन के बारे में कहा है और भी कई एक्टरों के बारे में कहा है. तो कंगना दीदी का यह बयान सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई और कंगना दीदी का ये बयान सुनकर देश की बहुत सारी लड़कियां बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। देश की लड़कियां ही गुस्से में नहीं है, बल्कि बॉलीवुड की भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में है। देखिए राखी सावंत ने कंगना दीदी को क्या कहा। सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? हाँ क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट
लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को। एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। हाँ, तुझे डर नहीं है और थप्पड़ खाएगी सब जगह से। देखो, मेरी तो दीदी है कंगना, तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो भी कुछ कंगना ने कहा है शायद वो थोड़ा ज्यादा हो गया है। कंगना ने थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था और जो कुछ कहा है उससे थोड़ा कम कहना चाहिए था। आप कह रही हैं कि जंजी महिलाओं को पढ़ना लिखना नहीं है। कॉलेज तो आप नहीं गई कभी, स्कूल छोड़ के आप चली गई, क्लासेस बंक करके गेड़ियां आपने मारी और घर आपने छोड़ दिया, घर से भाग गई बल्कि आप तो। और आप कह रही हैं कि जंजी महिलाओं के लिए आजादी का मतलब है रखना, मल्टीपल पार्टनर्स रखना। रियली? आप आयरनी देखो, आप करती थी मल्टीपल पार्टनर्स, आपके थे। जंजी महिलाओं पे आप ऐसे बात कर रही हैं और वो भी इसलिए क्योंकि वो नीट प्रोटेस्ट में थे। लेकिन एक कहावत है कि मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर वापसी तो आते नहीं है। तो अब तो जो होना था वो हो चुका, जो कंगना को कहना था वो कह चुकी। अब तो जो यंग लड़कियां हैं उनकी बातें कंगना को सुननी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कुछ चारा नहीं है। आमिर खान ने एक फिल्म प्रोड्यूस की है जिसका नाम है 1947 बंटवारा। इस फिल्म का हीरो है सन्नी देओल, डायरेक्ट किया है राजकुमार संतोषी साहब ने। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, मैंने भी देखा है और मैं बहुत ज्यादा मायूस हूं। मैं ट्रेलर देखकर कह सकता हूं कि इस फिल्म का चलना नामुमकिन है। जैसे कि टाइटल से ही पता चलता है कि यह कहानी बंटवारे के वक्त की है। सन्नी इस फिल्म में एक मुस्लिम आदमी बना है जो अपनी फैमिली के साथ इंडिया से लाहौर जाता है, पाकिस्तान जाता है, और वहां जो घर सन्नी को दिया जाता है उसमें रहती है हिंदू लेडी शबाना आजमी। शबाना जी ने उस घर में मंदिर भी बनाया हुआ है, उसमें पूजा भी करती है और वहां से निकलने से मना कर देती है। जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि शबाना को यहां से जबरदस्ती निकाला जाए, उसने जो मंदिर बनाया है उसको भी तोड़ा जाए, जो मूर्तियां हैं उनको भी तोड़ा जाए। लेकिन सन्नी ऐसा कुछ भी नहीं होने देता और शबाना आजमी को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि एक मुस्लिम एक हिंदू लेडी की रक्षा करता है, उसे बचाता है। और मेरे ख्याल में आज के माहौल में ये बिल्कुल ही गलत है। ये ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको पब्लिक देखना चाहेगी। संतोषी साहब ने इस कहानी को तकरीबन 25 साल पहले लिखा था और मेरे ख्याल में उस वक्त ये कहानी बहुत ही कमाल की थी। अगर उस वक्त ये फिल्म बनती तो शायद सुपरहिट रहती, लेकिन आज के वक्त में शायद ये एक गलत फिल्म है, गलत टाइम की वजह से। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस फिल्म की कास्टिंग बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा गलत है। मैं हैरान हूं ये देखकर कि जो फिल्म के मेकर्स हैं उन्होंने ये कास्टिंग इस फिल्म में रखी। सन्नी देओल जिसको पब्लिक एक हिंदू के रोल में देखना पसंद करती है उसको मुस्लिम बनाया गया। वो सन्नी देओल जो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानियों को गालियां देता है, पाकिस्तान को बर्बाद करके वापसी आता है, लेकिन यहां मुस्लिम है, भाईचारे को बचा रहा है, शबाना जी को बचा रहा है। शबाना आजमी जो हिंदुस्तान में एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लेडी मानी जाती है, उनकी छवि ऐसी है कि सभी उनको एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लेडी मानते हैं। अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, वहां भी वो गई थी, उनको फिल्म में हिंदू बनाया गया है। यानी कि फिल्म की कास्टिंग बहुत ही ज्यादा गलत है। मेरे ख्याल में जो लोग इस फिल्म को देखने जाएंगे उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि सन्नी देओल एक मुस्लिम बना है और शबाना आजमी एक हिंदू बनी है। मेरे कुछ 2-3 दोस्तों ने इस फिल्म को देख लिया है और उनका कहना यह है कि कमाल भाई ऐसी घटिया फिल्म पिछले कम से कम 10-15 साल में तो नहीं देखी। कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसी फिल्म है आज के वक्त में जिसका चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। आज से टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म की शूटिंग चालू हो गई है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं रेमो डिसूजा। यह फिल्म 1 शेड्यूल फिल्म है, अगले 50 दिन में यह फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। मेरी तरफ से रेमो और टाइगर दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊपर वाला करे कि उनकी ये फिल्म सुपरहिट हो। मैं इन दोनों को ही पसंद करता हूं और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये दोनों ही बहुत ही अच्छे इंसान हैं, कमाल के इंसान हैं। आपको पता ही है भैंसा सिंगर बादशाह किस तरह का इंसान है। कभी किसी पाकिस्तानी लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है, कभी किसी फॉरेनर लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है, मतलब एक नंबर का बिगड़ा हुआ है। पहली पत्नी से इसका डिवोर्स हो गया था और कुछ दिनों पहले इसने एक दूसरी लड़की से शादी की थी। जब इसने शादी की थी मैंने उसी वक्त कहा था कि भैंसे तेरी ये शादी नहीं चल सकती, कोई तरीका नहीं है कि तेरी शादी चले, क्योंकि तू इतना करप्ट है, इतना बड़ा झूठा है, इतना बड़ा मक्कार है कि तेरे साथ कोई लड़की रह ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ये जरूर पूछेंगे कि भाई मुझे कैसे पता था कि सेकंड वाइफ से भी इसका डिवोर्स होगा। इस भैंसे ने शादी के वक्त में ही एक वीडियो रिलीज किया था और उसमें कहा था कि सबको किस तरह से प्यार करना चाहिए,
हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं वो सब प्यार करना भूल गए हैं। इस लुक्खे भैंसे को ही पता है कि प्यार कैसे होता है। जब मैंने वो वीडियो देखा मैंने तभी कहा कि ये बंदा बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, बहुत बड़ा झूठा है, मक्कार है। ये अपनी वाइफ को 100% चीट करेगा। इसकी शादी दुनिया की किसी भी लड़की से चल ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। और भाई साहब हुआ क्या, वही जो मैंने कहा था, सेकंड पत्नी से भी इसका डिवोर्स हो गया है। भाई केआर के तो कभी गलत जाता नहीं ना, बात को समझो ना यार आप। श्वेता तिवारी जिसका बॉलीवुड में तकरीबन सबसे बड़ा मिठाई का शोरूम है, उसके एक्स हस्बैंड राजा चौधरी ने कहा है कि जब श्वेता उसकी पत्नी थी उस वक्त में भी श्वेता के बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे। एक दो नहीं थे बल्कि 10-15 बॉयफ्रेंड्स थे। आपने अक्यूज किया था श्वेता जी को हैविंग अन अफेयर विद सैजान खान। नॉट विद सैजान खान, विद सो मेनी पीपल आई से यार। He had an affair with each and every person I feel. राजा का कहना यह है कि यह औरत बहुत ही करप्ट औरत है, यही वजह है कि राजा ने इससे डिवोर्स लिया था। और आपको तो पता ही है श्वेता की बेटी क्या करती घूमती है, कभी सैफ के बेटे के साथ विदेश चली जाती है छुट्टियां मनाने, कभी किसी और के साथ चली जाती है। दिक्कत कोई नहीं है, मां को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैसे प्रॉब्लम होगी भाई, अगर मां बेटी को करने देगी तो मां भी वही सब कुछ कर सकती है, अगर मां बेटी को रोकेगी तो मां खुद भी कुछ नहीं कर सकती। जैसे मैंने अभी बताया ना कि जो लड़कियां हैं वो घर से ही सब कुछ सीखती हैं। कुल्फी जावेद अपनी बहनों को क्या सिखा रही हैं, श्वेता तिवारी अपनी बेटी को वही सब सिखा रही है। तो जो बेटी घर से सीख रही है वही कर रही है। कॉकरोच महाफ्लॉप एक्टर गया था समय रैना के शो पे, क्योंकि कॉकरोच को यह लग रहा था कि अगर वो अपनी फिल्म को वहां जाके प्रमोट करेगा तो ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। हालांकि समय रैना ने उसके मुंह पर बताया कि भाई मेरे शो पर जो भी अपनी फिल्म को प्रमोट करने आता है उसकी फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो जाती है। आलिया आई थी, उसकी फिल्म भी डिसास्टर हो गई, तेरी फिल्म भी डिसास्टर होगी। मेरी फिल्म आ रही है भाई तेरा स्टार है बहुत। कितनी बार खुद ही बताना पड़ेगा तो कैसा स्टार है? कोई आलिया भट्ट ने भी खुद ही बताया था, उसकी भी नहीं चली। तो कहने का मतलब यह है कि समय रैना ने बेचारे ने कुछ भी छुपाया नहीं। समय ने तो बिल्कुल क्लियर कहा कि मेरा शो बहुत बड़ा पनौती है, जो कोई भी मेरे शो पर अपनी फिल्म को प्रमोट करेगा उस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी फिल्म वाले अपनी फिल्म को वहां प्रमोट करने जाते हैं तो उनकी मर्जी। इसी दौरान समय रैना ने यह भी कहा कि राघव करण जौहर का बॉयफ्रेंड है। करण जौहर का बॉयफ्रेंड है। माइक ना थोड़ा यहाँ रखो पास में, ऐसे कर जैसे करण जौहर के रखते हो ना आप। यानी कि ये जो राघव है ये बहुत बड़ा घटिया आदमी है, ये फिल्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और भाई साहब ये दोनों यही नहीं रुके, बल्कि इन दोनों ने मेरा नाम भी यूज किया अपने शो और अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। वही करो जो यहाँ करते हो मूवीज में। कमाल केआर के जेन्युइनली, बट ही इज सो सच अ टैलेंटेड। अबे लुक्खो, मेरा नाम क्यों बदनाम कर रहे हो, मेरा नाम क्यों यूज कर रहे हो? कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो शर्म करो। देश में एक बाबा है जिसका नाम है बाबा रामदेव। बहुत बड़ा ड्रामा है, पब्लिसिटी हंगरी है, कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिससे न्यूज में बना रहे, पब्लिसिटी मिलती रहे। अगर एक दिन भी ये न्यूज में ना रहे तो भाई साहब ये पागल होने लगता है, इसकी समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए। अब इस भाई ने एक ड्रामा किया है, जरा आप भी देख लीजिए। देख लिया आपने किस तरह से किसी छिछोरे आदमी की तरह कूदता फिर रहा है। आप मुझे बताइए क्या बाबा को यह सब करना शोभा देता है? वो बाबा जो इतना अमीर है, जिसका बिजनेस इतना बड़ा है। कोई समझाओ इस लुक्खे को कि ये घटिया हरकतें छोड़ दे। बहुत हो गया ड्रामा, बहुत पब्लिसिटी मिल गई, खत्म। तेरे पास पैसे हैं, थोड़ा इज्जत लेना सीख ले। फिल्म रामायण आने वाली है, ट्रेलर रिलीज हो गया है, मैंने भी देखा है, लेकिन यह फिल्म इतनी बड़ी है कि इसके बारे में सिर्फ 1-2 मिनट बात नहीं की जा सकती। यह ट्रेलर रिव्यू करने के लिए कम से कम 8-10 मिनट का टाइम चाहिए, जो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो मैं इसका रिव्यू अलग से करूंगा। एक पुराने जमाने की एक्ट्रेस है जिसका नाम है सोनाली बेंद्रे। टीवी शोज में जज वगैरह बनती रहती है। कहने का मतलब यह है कि घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। अब एक फिल्म आ रही है जो 16 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को कुछ बाहर के निर्माताओं ने बनाया है। यह बात तो मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि जो बॉलीवुड के रेगुलर निर्माता हैं वो ऐसी फिल्में नहीं बनाते। जो बाहर के लोग आते हैं वो अपने पैसे बर्बाद करते हैं, वो ऐसी फिल्में बनाते हैं। तो जो इस फिल्म के निर्माता हैं उनको ऐसा लगता है कि सोनाली देश की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, बहुत बड़ी सुपर एक्ट्रेस है। सोनाली इतनी बड़ी एक्ट्रेस है कि अगर किसी फिल्म पर उसका नाम आ जाए
तो भाई साहब पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपना घर बार मकान दुकान बेचकर उस फिल्म को देखने जाएगा। यही वजह है कि सोनाली का नाम डाला गया है एज ए प्रेजेंटर। और अगर सोनाली ने अपना नाम दिया है तो जाहिर सी बात है कुछ पैसे लिए होंगे, फ्री में तो ये सब कुछ करेगी नहीं। लेकिन मैं इस फिल्म के बनाने वालों से ये जानना चाहता हूं कि भाई साहब आपको ये किसने बताया कि सोनाली बहुत बड़ी एक्ट्रेस है? सोनाली इतनी बड़ी एक्ट्रेस है कि अगर उसका नाम किसी फिल्म पर आ जाएगा तो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उस फिल्म को देखने जाएगा। अरे भाई साहब सोनाली का पड़ोसी भी नहीं जानता सोनाली कौन है। सोनाली का पड़ोसी भी उसकी वजह से फिल्म देखने नहीं जाता। अगर सोनाली के पड़ोसी को ये पता चल जाए कि इस फिल्म को सोनाली ने बनाया है तो वो कसम खा लेता है कि मुझे ये फिल्म नहीं देखनी। कौन है वो जिसने आप लोगों को बेवकूफ बना दिया, आप लोगों से पैसे दिलवा दिए सोनाली को? मतलब सोनाली का नाम डालकर फिल्म पर आपने अपनी फिल्म को बर्बाद कर लिया है। अब ये गारंटी हो गई है कि आपकी फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर ही होगी। आपकी फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता भाई साहब। इमरान हाशमी की फिल्म काफी वक्त के बाद आ रही है जिसमें हीरोइन है दिशा पता नहीं। फिल्म का नाम है आवारापन 2, 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है तकरीबन 45 CR। लेकिन मुकेश भट्ट साहब ने इतना कमाल का बिजनेस किया है कि उन्होंने अपने पैसे एडवांस में रिकवर कर लिए हैं। म्यूजिक बेच दिया है 14 CR में, डिजिटल बेचा है 30 CR में, यानी कि 44 CR। सैटेलाइट बाकी है, ओवरसीज बाकी है और इंडिया थिएट्रिकल भी बाकी है। कहने का मतलब यह है कि फिल्म जो भी बिजनेस करेगी थिएटर में वो सब कुछ प्रॉफिट है, यानी कि गारंटी के साथ मुकेश भट्ट साहब पैसे कमाएंगे। मुकेश भट्ट साहब का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कितना होगा, 25 CR, 50 CR, 75 CR या 100 CR। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।